जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जम्बू टॉक्स कॉन्फ्रेंस 2022 अमृतकाल में जम्बूद्वीप, दिव्य भव्य भारत। आज हमारा ये 19वां सत्र है इस कॉन्फ्लुएंस का, यानी कि 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं और चौथे दिन का प्रथम सत्र जो है ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन, ये वो सारे के सारे बिंदु हैं जिन पर हमारे देश का जो आधार स्तंभ है वो टिका रहता है। आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, आपका साहित्य कैसा है, क्योंकि उसी पढ़ेंगे उसे आगे बढ़ेंगे। कला जो है फॉर्म है, अगर हम आज देखते हैं कि बॉलीवुड में जिस तरीके से मुंबई में ये रामलीला में और मुंबई में जो चल रहा है उसमें बहुत अंतर है। कला का मतलब क्या हो, उसका अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, और साथ साथ ही हमारी संस्कृति में, हालांकि संस्कृति में परिवर्तन अमूमन हुआ नहीं करता है, क्योंकि संस्कृति तो एक ही चिरंतन है और खून रगों में हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु हैं। लेकिन बिंदु में सिंधु और सिंधु में हिंदू वाली हमारी ये संस्कृति का जो जो मोटा रूप अभी देखने में आता है, उसमें क्या परिवर्तन कोई अपेक्षित है तो कौन सा परिवर्तन अपेक्षित है, कौन करेगा वो परिवर्तन, उतनी तेजस्विता है या नहीं, इन सबके बारे में चर्चा होना बहुत आवश्यक है। मेरा आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ में ग्रहण कीजिए। डू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भी इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन एक्टिवेट करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, कार्यक्रम देखने के उपरांत इसे शेयर करना नहीं भूलिए, और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो पत्रम पुष्पम धर्मांश के माध्यम से हमें आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप हमारे कोई सत्र प्रायोजित कर सकते हैं तो उसके लिए भी हमसे आप संपर्क अवश्य करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के कार्यक्रम में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उन्हें निमंत्रित करते हैं। प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज जी, गुरुजी प्रणाम, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार, ठीक हूँ। जी गुरुजी, आज का 19वां सत्र, चौथे दिन का प्रथम सत्र, आपको वह शुभकामनाएं। बहुत सुंदर, आपको भी शुभकामनाएं। जम्बू टॉक्स के सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। इतने महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक गंभीर ज्ञान यज्ञ में आप सब सम्मिलित हो रहे हैं, आप सबको बधाई। आज का विषय भी अन्य विषयों की ही तरह महत्वपूर्ण है, शिक्षा, साहित्य, कला और संस्कृति में अपेक्षित परिवर्तन। हम लोगों ने अब तक जो चर्चा की है उससे ये तो स्पष्ट हो गया है कि ब्रह्मदंड के प्रयोग से 2014 ईस्वी में दैवी शक्तियों की कृपा से एक भारतनिष्ठ शासन आया है पूरी, जिसमें एक सक्षम नेतृत्व आया है। भारतनिष्ठ तो पहले भी आ चुका था अटल जी के नेतृत्व में, परंतु उसमें तत्कालीन परिस्थिति के कारण उतनी शक्ति और उतनी ऊर्जा भारतीयता के पक्ष में नहीं थी। परंतु अब एक सक्षम और कुशल नेतृत्व आया है जो पहले से भी अधिक तेजोमय है और जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिष्ठा मिली है, और जो स्वयं भारत को फिर से उसके परम वैभव की ओर ले जाने के लिए संकल्पित है। तो इसलिए इन सब विषयों पर विचार करते समय अब तक जो दोष रहे, अब तक जो कमियां रही, उनकी चर्चा में अधिक समय न लगाकर हम ये बताएंगे कि क्या किया जाना चाहिए। क्योंकि दोष तो इतने ज्यादा चर्चित हुए हैं, मैंने भी बताया है और लोगों ने भी बताया है, निदान अलग अलग है सबका। मैंने कुछ और निदान बताया है, दूसरे लोग कुछ और निदान बताते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि अब क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा एकाग्र हो तो वो हमारे सम्राट के योग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में करने योग्य बात होगी। तो मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं। सर्वप्रथम, एक भारतीय शैक्षणिक सेवाएं, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज नाम की एक नई सर्विस स्थापित होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि वस्तुतः जो पारंपरिक राज्य है 1947 तक हिंदू राज्यों में अनादिकाल से रहा है, वो तत्काल तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हिंदुओं का ही एक प्रबुद्ध मानस
यूरो ईसाई शिक्षा और ज्ञान परंपरा से इतना अधिक अभिभूत हो चुका है, इतना अधिक प्रभावित हो चुका है, और वो शक्तिशाली भी है, वो इसमें रच पच चुका है। इसमें उसको अपनी संवेदना, अपनी सौंदर्य अभिरुचि, अपनी शब्दावली आदि, उसे उसमें आत्मीयता का अनुभव होता है। अंग्रेजी बोलता है तो भी, और अंग्रेजी का अनुवाद कोई भारतीय भाषा बोलता है तो भी, वो उन्हीं मुहावरों, उन्हीं पदावलियों, उन्हीं टर्मिनोलॉजीज पर सोचता विचारता है, अकेले में भी। आपस की बातचीत में भी वो कुल मिलाकर तो वर्तमान राज्य की संरचना के परिवर्तन के विषय में कोई अधिक अभी नहीं सोच रहे हैं, धीरे धीरे होगा। लेकिन इसी ढांचे में क्या हो सकता है, इस पर हम पहले चरण में चर्चा कर रहे हैं। अंतिम लक्ष्य तो वो है कि वास्तव में भारतीय परंपरा का राज्य भारत में स्थापित हो, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। शिक्षा के विषय में भी 1947 तक जो परंपरागत भारतीय शिक्षा थी, वो राज्य शासन पर निर्भर नहीं थी। वो तो समाज में जो शिक्षा की, ज्ञान धाराओं की, विद्या की अनवरत आबाद परंपरा चल रही थी। विद्या के स्रोत के रूप में शिक्षक और ज्ञानी लोग थे, उनकी प्रतिष्ठा होती थी, लोग वहां जाते थे, गुरुकुलों में, विद्यालयों में, वहां से शिक्षा प्राप्त करते थे, और फिर जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में, जीवन के सभी कार्य क्षेत्रों में तदनुसार आचरण करते थे। वो स्थिति अभी नहीं है। ये जो राज्य है, मॉडर्न स्टेट, इससे भारत का प्रबुद्ध वर्ग, सबल वर्ग एकात्म है। ये केवल कोई 15-20 लोग नहीं चला रहे हैं, बल्कि लगभग 3-4 करोड़ लोग इससे अपने को जोड़े हुए हैं। कोई सर्विसेज में हैं, राज्य के अलग अलग अंगों में, सेवाओं में हैं, फिर उनके परिजन हैं, उनकी मित्र मंडली है, उनसे लाभान्वित होने वाले सूरत हैं। तो बहुत बड़ा दायरा इसी राज्य व्यवस्था से अभी जुड़ा हुआ है। तो परिवर्तन धीरे धीरे होगा। तो हमको ये सोचना है कि इस व्यवस्था में क्या परिवर्तन हो सकता है। तो पहले मैं अभी इसी हिसाब से बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि शासन हमारे बात को मानकर कार्य करना आरंभ करे तो क्या होगा। तो सबसे पहले भारतीय शैक्षणिक सेवाएं, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज स्थापित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी जो ढांचा है उसमें प्रशासकों का ही राज्य के हर विभाग में नियंत्रण है, एडमिनिस्ट्रेटर का, और उसमें आईएएस के ही कोई ना कोई रूप, उनको कभी शिक्षा सचिव बना दिया जाता है, कभी तेल विभाग का सचिव, कभी कपड़ा सचिव, कभी खाद्य सचिव, कभी सिंचाई सचिव। तो ऐसी स्थिति है। तो उसको, इस वैचारिक और प्रशासनिक अराजकता को दूर करने के लिए, शिक्षा के महत्व को संज्ञान में लेते हुए, भारतीय शैक्षणिक सेवाएं, ये एक सर्विस स्थापित होनी चाहिए, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, आईईएस। वैसे भी आईसीएस की जो पुरानी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई सेवा थी, उसकी जगह आईएएस लाया गया। फिर आईएएस की कई शाखाएं तो बनी चुकी हैं। आईएफएस है फॉरेन सर्विस के अर्थ में, फिर एक फॉरेस्ट सर्विसेज भी हो गई है, वो भी आईएफएस है। फिर आईआरएस है, रेलवे सर्विसेज। ऐसी कई सर्विसेज की शाखा पहले ही बना दी है भारत सरकार ने, और आईपीएस तो एक समानांतर है ही, पुलिस बल। तो इसलिए क्योंकि एक से अधिक केंद्रीय सेवा बल या सेवा दल उच्च स्तर पर बनाए ही जा रहे हैं, इसलिए शिक्षा के महत्व को देखते हुए भारतीय शैक्षणिक सेवाएं नाम की एक नई सेवा शुरू होनी चाहिए, जिसमें भारतीय शिक्षा के अध्येता ही अधिकारी होंगे, या तो प्रारंभ से ही शिक्षा में एक विकल्प हो या एक प्रावधान हो कि जो लोग आगे चल के आईएएस में जाना चाहते हैं, वो भारत की शिक्षा परंपरा, भारत की ज्ञान परंपरा का विस्तार से अध्ययन करें, और कुछ समय के लिए वो अगर भारत में कोई अच्छे गुरुकुल चल रहे हों तो वहां के अंतेवासी भी बने। ऐसा इसलिए कि यूरोप में यही होता है। यूरोप में ऐसा कोई भी बड़ा प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो कुछ समय किसी चर्च का अंतेवासी न होता हो। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह यही, किसी न किसी चर्च के अंतेवासी होते हैं। वही लोग वहां प्रोफेसर बन पाते हैं और वही लोग प्रशासक बन पाते हैं। तो डिग्री के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया जाए कि अगर भारत में अच्छे गुरुकुल चल रहे हैं तो कुछ समय उसका अंतेवासी होना
भारतीय शैक्षणिक सेवाओं में जाने के लिए अनिवार्य है और भारत की ज्ञान परंपरा और शिक्षा परंपरा का विस्तार से अध्ययन करना अनिवार्य होगा। तब ऐसे आईएएस ऑफिसर स्वाभाविक ही शिक्षा का ऐसा स्वरूप बनाएंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी उनके ही नियंत्रण में रहेगा और जो उसमें स्वायत्त संस्था के रूप में अन्य लोग जाएंगे वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से अध्ययन कर चुके लोगों को ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में भी रखना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि भारत का यूरो इंडियन पंथ जिसे मैं कहता हूँ वो बहुत शक्तिशाली है, वो इसका विरोध करता है, तो एक स्वदेशी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग से बनाया जा सकता है। कुछ समय के लिए दोनों समानांतर संस्थाएं चल सकती हैं, हालांकि राष्ट्र के लिए ये ठीक नहीं है। आवश्यक तो ये है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ही स्वरूप हो और उसमें मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान परंपराओं और शिक्षा परंपराओं के अध्येता ही नियुक्त किए जाएं और तदनुसार विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जाए, मोटी रूपरेखा उसी हिसाब से बनाई जाए। देश तो विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता है ही, तो वो अपने अपने क्षेत्र में उन्हीं मानकों के अनुसार, उन्हीं निर्देशित नीतियों के अनुसार, निर्देशित स्वरूप के अनुसार, एक प्रारूप के अनुसार अपनी स्वायत्तता में, अपनी स्वतंत्रता में नीतियां बनाएंगे। ऐसा होगा तो अपने आप ही हमारे जो विद्या का परिवेश है वो भारतीय बनेगा। विशेषकर ह्यूमैनिटीज में ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अभी मानविकी विद्याएं जिन्हें कहा जाता है उसमें जो पढ़ाया जाता है वो किसी भी तरह भारतीय नहीं है। जैसा हमने भी कई बार बताया है और हमारे शास्त्रों में भी कहा है कि शिक्षा वृद्ध संवाद, ज्ञान के अलग अलग अनुशासन में जो लोग पढ़े हुए हैं, वृद्धि प्राप्त हैं, ग्रोन अप हैं जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उनसे संवाद। तो अभी जो ह्यूमैनिटीज है, मानविकी विद्याएं हैं, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन, इन सब में यूरोप के वृद्धों को पढ़ाया जाता है, यूरोप के ज्ञान वृद्धों को। प्लेटो ने क्या कहा, एरिस्टोटल ने क्या कहा, कांट ने क्या कहा, हीगल ने क्या कहा, हॉब्स ने क्या कहा, लॉक ने क्या कहा, ह्यूम ने क्या कहा, बर्गसा ने क्या कहा, फिर मैकियावेली ने क्या कहा, ये क्या है, क्यों ऐसा पढ़ाया जाता है? उसकी अलग से यूरोपीय राजनीति के विशेषज्ञ भी बहुत आवश्यक हैं वर्तमान में भारत में, तो उसकी एक अलग विशेष शाखा कर दीजिए। यूरोपियन फिलोसफी, यूरोपियन पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन सोशियोलॉजी, यूरोपियन इकोनॉमिक्स, एक अलग ब्रांच होनी चाहिए। और जो मुख्य ब्रांच, मुख्य शाखा है, उसमें कोई भारतीय करके अलग से नाम नहीं जोड़ा जाए। तो भारत में पढ़ाया जाता है वो अपने आप भारतीय ही होना चाहिए। तो राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और वित्त शास्त्र ये पढ़ाए जाएं और वो वही भारत में पढ़ाए जाने योग्य हैं जो भारतीय हैं। फिर इनकी एक शाखा के रूप में यूरोपीय राजनीति शास्त्र, यूरोपीय मनोविज्ञान, यूरोपीय अर्थशास्त्र या यूरोपीय इकोनॉमिक्स, यूरोपीय समाजशास्त्र ये पढ़ाया जाए। ऐसा तब होगा जब इंडियन एजुकेशन सर्विसेज के जो शीर्ष प्रशासक हैं वो भारतीय ज्ञान परंपरा में दीक्षित होंगे। अभी भारत शासन की जो नई शिक्षा नीति आई है वो कांग्रेस के द्वारा चलाई गई शिक्षा नीति से तो बहुत अच्छी है, इस अर्थ में कि उसमें भारतीय भाषाओं में अध्ययन की बहुत सुविधा रखी गई है, विकल्पों की बहुत सुविधा रखी गई है और इसके साथ ही भारतीय ज्ञान कोश का, भारतीय ज्ञान के ग्रंथों का भी समुचित महत्व दिया गया है। परंतु वो अभी की जो स्थिति है उसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश है। उसमें प्रमाण भावना यूरोप के प्रति ही है, तो ये ठीक नहीं है किसी भी स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र को, विशेषकर भारत जैसे राष्ट्र को, क्योंकि यूरोप नाम का कोई एक राष्ट्र नहीं है और आज भी कोई यूरोपीय संघ नहीं बना है। और यूरोपीय संघ बन भी जाएगा तो उसकी कोई एक शिक्षा नीति नहीं तय हुई है, अभी होने वाली भी नहीं। तो ऐसी स्थिति में 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ या 2 करोड़, 1 करोड़ की जनसंख्या वाले नेशन स्टेट्स की एजुकेशन पॉलिसी का विमूढ़ अनुकरण भारत के लिए लज्जा का विषय है। नई शिक्षा नीति भी यूरोपीय विश्वविद्यालयों के मानकों के अनुरूप भारत के विश्वविद्यालयों को बनाने के घोषित उद्देश्य से प्रेरित है। प्रथम चरण के रूप में वो ठीक है कि उसमें भारतीय ग्रंथ भी पढ़ाए जाएंगे, भारतीय शिक्षा की भी जगह होगी, लेकिन उसको हम विश्व के अन्य संप्रभु राष्ट्रों के समकक्ष गौरव के साथ खड़े हों, समानता के साथ खड़े हों, इसके लिए आवश्यक है कि जैसा दुनिया में होता है, इंग्लैंड में भी सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में,
इकोनॉमिक्स में सबसे पहले इंग्लिश नीतियों को, विद्वानों को पढ़ाया जाता है। लिटरेचर में सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाया जाता है और इंग्लिश लिटरेचर को वहां की परंपरा के अनुसार पढ़ाया जाता है। तो भारत में भी शिक्षा नीति में यही होना चाहिए कि इन सब विषयों में, मानविकी विद्याओं के विषय में विशेषकर, जो भारत की विशाल ज्ञान राशि है, गणित में, तो धर्मशास्त्र में, समाज जिसे सोशियोलॉजी कहते हैं, वो तो पिछले 125 साल में विकसित हुआ है यूरोप में। उसके पहले वहां कोई सोशियोलॉजी नहीं थी। सोशियोलॉजी के जो जो लक्षण बताए जाते हैं वो भारत में धर्मशास्त्र कहे जाते हैं और ये धर्मशास्त्र हजारों साल पुराना है, महाभारत से भी पहले का प्राचीन है और वो उपलब्ध है। मनुस्मृति आदि सब बहुत पहले के ग्रंथ हैं, ये सर्वविदित है, तो वो पढ़ाए जाने चाहिए। तो इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय शैक्षणिक सेवाएं स्थापित हो। इसी तरह संस्कृति के क्षेत्र में भारतीय सांस्कृतिक सेवाएं, ICS, इंडियन कल्चरल सर्विसेज, ये भी एक शाखा स्थापित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत की संस्कृति पर सबसे सशक्त आक्रमण ICS बनाए गए ब्रिटिश संस्कृति के उत्प्रेरकों ने, अभिकर्ताओं ने ही किया था। बड़े बड़े प्रशासक बनाए उन्होंने ICS जब ब्रिटिश शासन था, और वो यहाँ भारत में ब्रिटिश संस्कृति के विस्तारक हो गए। संपूर्ण चिंतन को, व्यवहार को, मान्यताओं को, सौंदर्य बोध को, शिष्टाचार को, मैनरिज्म को, सबको उन्होंने ब्रिटिश ढांचे में ढाला। तो ICS की भूमिका पहले भी भारत की संस्कृति के पूर्णतः रूपांतरण में रही है। अब ये जो रूपांतरित रूप है, जो यूरोपीकृत रूप है, उसको पुनः भारतीय बनाने के लिए इंडियन कल्चरल सर्विसेज नाम से ICS सेवाएं शुरू करनी चाहिए। इसमें भारतीय धर्मशास्त्रों के और भारतीय मंदिरों के, भारतीय स्थापत्य के, भारतीय भोजन, भारतीय भूषा, भारतीय भाषाओं, भारतीय वास्तु रूपों, इन सब के विशेषज्ञ हों। भारतीय मंदिरों के विशिष्ट अध्येता ही इंडियन कल्चरल सर्विसेज में जाएंगे। भारतीय भोजन शैली के जानकार ही इंडियन कल्चरल सर्विस में जाएंगे। भारतीय वास्तु रूप, भारतीय शिल्प रूप, भारतीय हवन रूप, भारतीय भोजन रूप, इनके विशेषज्ञ ही इंडियन कल्चरल सर्विसेज में जाएंगे। और उसकी पढ़ाई, जैसा मैंने बताया कि नई शिक्षा नीति में नींव तो बिछ गई है, अब प्रारंभ से ही घोषित हो जाए कि जिसे संस्कृति सेवाओं में ICS वाली ब्रांच में जाना है, वो प्रारंभ से भारत के मंदिरों, भवनों, वास्तु, स्थापत्य, भोजन रूप, औषधि रूप, चिकित्सा रूप और शिल्प रूप, भूषा, भारतीय भूषा, भारतीय केश विन्यास, भारतीय वस्त्र विन्यास, भारतीय वस्त्र परंपरा, इन सब का विशेषज्ञ बने। तो पहले से ब्रांचिंग आउट हो जाएगी, पहले से शाखा बना दी जाएगी कि कौन किधर जाना चाहता है। तो हमारे पास बहुत ही सक्षम और कुशल प्रशासक होंगे और वे तदन रूप ऊपर से नीचे तक ऐसी नीतियां बनाएंगे। तो एक इंडियन कल्चरल सर्विसेज भी होनी चाहिए और प्रारंभ से ही शिक्षा में ये छूट होनी चाहिए कि जिसको सांस्कृतिक सेवाओं में जाना हो या संस्कृति के क्षेत्र में योगदान देना हो, वो ये वाली पढ़ाई करे। इसमें भारतीय मंदिर, भारतीय शिल्प, भारतीय वास्तु, भारतीय स्थापत्य, भारतीय भोजन, भारतीय भूषा और भारतीय भाषाओं का विशेष अध्ययन। तो ये 2 काम अवश्य होने चाहिए। इसके साथ ही कला और भाषा, क्योंकि संस्कृति के नाम से जो भारत में हुआ है, एक थोड़ी देर उस पर और चर्चा कर लें। संस्कृति के नाम से जो हुआ है वो संसार में कहीं नहीं होता। किसी भी देश की संस्कृति नीति वहां के बहुसंख्यकों की संस्कृति के विशेषज्ञों के द्वारा ही बनाई जाती। इंग्लैंड की कल्चरल पॉलिसी क्या है? जो वहां के प्रोटेस्टेंट बिशप्स आदि तय करते हैं। फ्रांस का भी यही है, जर्मनी का भी यही है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी यही है। तो भारत की संस्कृति नीति में सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होनी चाहिए थी? सनातन धर्म के धर्माचार्यों की और परंपरागत प्रतिष्ठित धर्माचार्यों की। ये नहीं कि अफसर और नेता मिलकर किसी को भी धर्माचार्य घोषित कर दें। आजकल तो मीडिया वाले भी चाहे जिसको धर्माचार्य घोषित कर देते हैं, तो वो तो दंडनीय अपराध है। अगर आप किसी, चाहे जिसको सड़क से पकड़ के और हिंदू धर्माचार्य कह दें, तो एक तो ये वो विधि व्यवस्था का प्रश्न है। अभी यहाँ
उसका संदर्भ नहीं है, फिर भी उनको दंडनीय अपराधी घोषित किया जाना चाहिए। भारत के भारतीय दंड संहिता में वैसे इसका प्रावधान है, फोर्जरी कहलाता है, जालसाजी और धोखाधड़ी। अगर आप किसी समाज के प्रतिनिधि के रूप में किसी अनाड़ी को, जिसने थोड़ा सा कोई भगवा वस्त्र पहन लिया है, कोई शास्त्र भी नहीं जानता, कोई मठवत चलाता है, उसको खड़ा कर दिया, चैनल में जो ये खड़े करते हैं वो जालसाज और फरेबी और धोखाधड़ी वाले माने जाने चाहिए और उनके ऊपर शासन को संज्ञान लेकर मुकदमा दायर करना चाहिए। ये स्वयं भारतीय संस्कृति के साथ और हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय है कि आप किसी भी जिसने थोड़ा पैसा दे दिया हो आपको या थोड़ा जाना पहचाना हो, उसको धर्माचार्य कह के पेश कर दें। ये अपराध है, ये बंद हो। और इसी तरह जो संस्कृति की नीति है उसमें भी वास्तविक धर्माचार्यों को बुलाया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कांग्रेस सरकार में कई बार अपने मन चाहे नरसिंह राव जी के पसंद के कोई आचार्य जी हैं उनको बुला लिया। तो जब अर्जुन सिंह आए तो उन्होंने कबीर पंथी, एक साधु जो कि पहले कम्युनिस्ट था फिर कबीर पंथी साधु बन गया, उसको बुला लिया शिक्षा के संस्कृति के विषय में। और ये प्रायः है प्रशासक लोग करते हैं संयुक्त सचिव स्तर पर। ये बहुत घपला होता है कि आपने दिखाने के लिए ये बता दिया कि हिंदू धर्म का भी आया है और साथ ही इस्लाम और ईसाइयत के जो उनके अधिकृत लोग हैं उनको बुला लिया। तो ये छल बहुत हुआ है। बौद्ध धर्म को अनुचित कुछ संरक्षण देने के लिए कुछ भी कर दिया और जो मूल सनातन धर्म है उसमें अपने किसी प्रिय पात्र को नेताओं और अफसरों ने बुला लिया। तो ये सब नहीं, बल्कि जो परंपरागत धर्माचार्य हैं, प्रतिष्ठित धर्माचार्य हैं, सर्वमान्य लोकमान्य धर्माचार्य हैं, निर्विवाद धर्माचार्य हैं, उनकी सलाह से ही संस्कृति नीति बनेगी, तभी वो संस्कृति नीति कहलाएगी। भारतवर्ष में ऐसी कोई संस्कृति नीति 1947 से आज तक नहीं बनी और ये किसी पार्टी या किसी संगठन की इच्छा के अनुसार नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्टी या संगठन भारतीय संस्कृति नहीं है, वो भारतीय संस्कृति का एक अंग है। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, वो अपने आप को भारत सेवा या कुछ भी कहे, लेकिन वो पूरे भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं है। उसका भी एक प्रतिनिधि रहे, लेकिन साथ ही सनातन धर्म की जो प्रमुख धाराएं हैं, कृष्णामी अखाड़ा है, परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हैं, रामानंदाचार्य जी महाराज हैं, राम नरेशाचार्य जी महाराज हैं, रामानुजाचार्य जी महाराज हैं, इनके इन सभी संप्रदायों के, रविदास संप्रदाय, कबीर संप्रदाय, सतनामी संप्रदाय, दक्षिण भारत के आलवार संप्रदाय, नायनार संप्रदाय, इन सब के आचार्यों से परामर्श करके भारत की संस्कृति नीति बननी चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब इंडियन कल्चरल सर्विसेज में ऐसे विशेषज्ञ हों जो इन सबको जाने, जो भारत के इन सभी परंपराओं के विषय में, मंदिर के विषय में, धर्माचार्यों के विषय में, धर्म केंद्रों के विषय में, संप्रदायों के विषय में विशेषज्ञ हों, अध्ययनशील हों। तो फिर वो इन सबको बुलाकर संस्कृति नीति बनाएंगे। इसी प्रकार साहित्य और कला में जो हुआ है वो तो आश्चर्यजनक है। अचानक, यानी 1960 तक तो पुरानी परंपरा से, जो भारत में जैसे शिक्षा में था कि समाज ही शिक्षा को पोषित करता था, तो उसके स्थान पर अचानक ये ला दिया गया कि शिक्षा कैसी हो जो सरकार चाहे, और सरकार तय करने लगी कि शिक्षा कैसी हो। तो हमने देखा ही है कि शिक्षा मंत्रियों ने क्या क्या करतब किए हैं, क्या क्या कमाल किए हैं। वो तो भारत में चर्चा का विषय है आज का, वो अपना विषय नहीं है। जो करना है वो ये है कि साहित्य और कला में भी जो भारतीय साहित्य रूप हैं, भारतीय कला रूप हैं, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लेकर, अभिनव गुप्त से लेकर, फिर बाद में वामन, दंडी, भारवी, इन सबका चिंतन, फिर इधर स्वामी, मैंने एक से एक लोग हैं, किनका किनका नाम गिना। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण अभी तक पढ़ाया जाता था 19वीं शताब्दी के मध्य तक, यहाँ तक कि डॉक्टर नगेंद्र जो हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतिम ऐसे प्राध्यापक है जिन्होंने बाकायदे रस सिद्धांत पर ग्रंथ लिखा। यानी तब तक रस शास्त्र और रस सिद्धांत प्रतिष्ठित था, भारतीय साहित्य शास्त्र प्रतिष्ठित था। फिर अचानक जब ये कम्युनिस्टों का प्रगतिवादी आंदोलन के नाम से कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा लागू हुआ, तो कहने लगे कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है, जैसे साहित्य का काम राजनीतिक दल को सत्ता में लाना है। और फिर ये कूट शब्दों का प्रयोग शुरू हो गया, छल शुरू हो गया, ऐसे शब्द कहे जाने लगे जनसाधारण उनका अर्थ ही नहीं जानता। जैसे कह दिया साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है,
हम लोगों ने सोचा वाह वाह साहित्य का बहुत मंडन है, लेकिन उसका असली अर्थ क्या था? उसका असली अर्थ ये था कि हिंदी साहित्य को और भारत की अन्य भाषाओं के भी साहित्य को कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जैसे ये मशालची हो गए, जैसे छड़ीदार होते हैं ना, राजा के आगे चलते हैं रास्ता बनाओ, तो हिंदी साहित्यकार जो हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के छड़ीदार हो गए, वो रास्ता बनाते चलते हैं, ऐसी शब्दावली, ऐसे भाषा, ऐसे रूपक, ऐसे प्रतिमान देते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी लोकप्रिय हो जाए। वो हुआ भी, बहुत सारे शब्दावली ऐसे चली गई, चल गई समाज में। गरीब और अमीर का शाश्वत संघर्ष है, शोषक और शोषित का, निरर्थक शब्द जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो सब चल गया। क्यों चल गया? क्योंकि साहित्य कम्युनिस्ट पार्टी के आगे चलने वाली मशाल बन गया। तो इसके स्थान पर जो साहित्य की परंपरा रही है, क्योंकि वो विराट है, वो मानव मन से जुड़ा है, वो मानव भाव से जुड़ा है, वो मानव हृदय से जुड़ा है। हमारा जो साहित्य है उसमें तो इसीलिए कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि रेखा प्रजापति। ये जो काव्य का संसार है, साहित्य का संसार है, वो अपार है, और उसका प्रजापति, उसका ब्रह्मा तो स्वयं कवि है। ये उसको छूट दी गई, जैसा उसे रुचता है वैसा ही वो सृजन करता है। ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसलिए कहा गया कि मनुष्य की सबसे अधिक प्रतिष्ठा, मनुष्य के चित्त की, मनुष्य की विराटता की, मनुष्य के व्यक्तित्व के स्वतंत्र अस्तित्व की सबसे ज्यादा पहचान भी हमारे मनुष्यों को थी, और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा भी हमारे यहाँ रही है, शास्त्रों में भी है। तो उसमें यह कहा गया है कि इतने सारे भाव हैं मानव मन में, इतने सारे रस हैं, उनका वर्गीकरण भी किया है समझने के लिए। मतलब विविध भाव हैं, प्रमुख प्रमुख रस हैं, किसी ने सात कहा, किसी ने आठ, किसी ने, उन सब में वो भाव समाहित हो जाते हैं। फिर उनका आलंबन उद्दीपन आदि होता है, तो वो भाव जगते हैं। तो साहित्य का काम तो भाव जगाना है ना। ये कितनी विशाल चीज है। साहित्य का काम कोई राजनीति के आगे मसाल बनना, समाजवाद, राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, मुस्लिमवाद, ये थोड़ी साहित्य का विषय है भाई। साहित्य का विषय है मानव मन के भावों को उदात्त बनाना, मानव मन को रसमय बनाना, रसवान बनाना। इसीलिए क्या कहा गया? रस निष्पत्ति मुख्य है। ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया रस को। रस क्या है? रस सामान्य मानव मन को इतना उदात्त बना देता है, इतना निर्मल बना देता है कि वो वासनाओं, आवेगों, लालसाओं, आकांक्षाओं से साहित्य की किसी श्रेष्ठ रचना की अनुभूति के क्षण में ऊपर उठ जाता है। उसी को साधारणीकरण आदि के द्वारा समझाया गया। तो वो उस समय वो व्यक्ति नहीं रहता जिसके अमुक अमुक राग विराग हैं, राग द्वेष हैं, और निजी हिसाब किताब है, ये बनाना है, वो करना है, ऐसे बढ़ना है। इस गणना हिसाब में नहीं पड़ रहा, उसका उदात्त चित्त हो गया, वो उस रस में डूब गया, राम रस में डूब गया, भगवती सीता के ध्यान में डूब गया, शकुंतला के स्मरण में डूब गया, दुष्यंत और भरत का भाव आ गया कि ऐसे महान राजा थे। तो इस तरह है साहित्य में भाव का प्रधान, भाव की प्रधानता है, और उत्कृष्ट साहित्य उन भावों को रस तक, रस निष्पत्ति तक पहुंचाता है। ये रहा है ना। और ये अभी तक था, यानी हजारों साल पहले से 1960 तक डॉक्टर नगेंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष जब थे हिंदी विभाग के, तब तक रस सिद्धांत ही सर्वमान्य था। लेकिन प्रगतिवादियों ने 1924-25 से शुरू कर दिया। उधर प्रेमचंद को हटाया और उनको अध्यक्ष बना दिया, और उनसे कहा कि आप कह दी, तो उन्होंने कह दिया राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है साहित्य। जीवन का इतना विराट क्षेत्र, राजनीति उसका एक छोटा सा क्षेत्र है। जीवन के विशाल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व साहित्य में होता है, सभी भावों का, सभी मनोभावों का, सभी रसों का, सभी विषयों का। आखिर भरत ने क्या कहा है? न तत्शास्त्रम न तत्शिल्पम, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई कर्म नहीं है, नाट्यस्मिन यन न दृश्यते, जो कि इस नाट्य में, इस काव्य में नहीं हो। किसी एक कवि के काव्य में नहीं, बल्कि संपूर्ण जो काव्य संसार है उसमें क्या है? न तत्शास्त्रम, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जो उसमें नहीं प्रतिबिंबित हो। ऐसा कोई न तत्शिल्पम, ऐसा कोई शिल्प नहीं है जो साहित्य में हो, साहित्य में न हो। ऐसा कोई मानव कर्म नहीं है जिसका चित्रण साहित्य में न हो सके, और ऐसी कोई विद्या नहीं है जो साहित्य में नहीं। केवल राजनीति थोड़ी है भाई, उसमें स्थापत्य भी, उसमें पुनर्जन्म और दर्शन के सिद्धांत भी, उसमें कर्मफल भी, उसमें जादू मंत्र भी, उसमें भूत प्रेत भी। आखिर जहाँ जो मान्यताएं हैं उसको रोचक ढंग से प्रस्तुत करना। अब तो पुनर्जन्म साहित्य से नदारत है।
पुनर्जन्म और कर्म फल जो हिंदू धर्म के मूल तत्व हैं, वो समकालीन साहित्य में लिखते ही नहीं। उसकी वजह क्या लिखता है? प्रगतिवाद, जनवाद, गरीबों के लिए सत्ता छीनना, सत्ता, वर्ग युद्ध, वर्ग घृणा, वर्ग शत्रुता, वर्ग विद्वेष, वर्ग वैर। तो क्या है? ये तो साहित्य को बीभत्स बना देना। अथवा उसकी जगह आप राष्ट्रवाद के नाम से किसी पार्टी के पक्ष में लिखने लगे। ये साहित्य का काम नहीं है। भाजपा का प्रचार भी पत्रकारिता में उचित है, प्रोपेगेंडा लिटरेचर के रूप में। साहित्य का काम भाजपा का प्रचार करना नहीं है, साहित्य का काम आरएसएस का प्रचार करना भी नहीं है, और साहित्य का काम कम्युनिस्टों की ओर देखना तो बिल्कुल नहीं है। वो तो मानव जाति का मल है। उनसे तो अच्छा ही है, कम से कम आप संघ भाजपा को ही देखो। अगर मल ही देखना है तो मल से अच्छा है कम से कम एक सुंदर, कम से कम रसगुल्ला जलेबी देखें। लेकिन आप पूरे जीवन को क्यों छोड़ दें? तो राष्ट्रवाद को समझ लीजिए वो जलेबी रसगुल्ला है, और कम्युनिज्म जो है वो मानवमल है। लेकिन इन सबसे परे साहित्य अधिक विशाल है, अधिक प्रशस्त है। उसका ये काम नहीं है कि वो कम्युनिज्म और नेशनलिज्म और कांग्रेस और भाजपा और कम्युनिज्म और समाजवाद, इसका और उसी तरह से पुरस्कार हो गए हैं, लोहिया साहित्य सम्मान, तो फलाना साहित्य सम्मान। ये क्या हो रहा है? सारे सम्मान जो है वो महान साहित्यकारों के नाम से क्यों नहीं है? अभिनव गुप्त सम्मान, भरत सम्मान, विश्वनाथ सम्मान, जगन्नाथ सम्मान। हम कहते हैं अभी जो जगन्नाथ थे हमारे, विश्वनाथ तो अभी तक पढ़ाए जाते थे, साहित्य दर्पण। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण कौन नहीं पढ़ता था? 20वीं शताब्दी के आरंभ तक साहित्य में विश्वनाथ को पढ़ाया जाता था। उनके नाम से सम्मान रखिए ना। भामह है, कालिदास है, कालिदास के नाम से केवल संस्कृत में चलता है, हिंदी में क्यों नहीं कालिदास सम्मान है? क्यों नहीं भारवी सम्मान है? मार्ग का सम्मान क्यों नहीं है? दंडी का सम्मान क्यों नहीं है? और विश्वनाथ सम्मान क्यों नहीं है? जगन्नाथ सम्मान क्यों नहीं है? भूषण सम्मान क्यों नहीं है? ये सब क्या हो रहा है? ये कहाँ के लोहिया सम्मान? लोहिया के नाम से कोई साहित्य का सम्मान क्यों होना चाहिए? दीनदयाल जी के नाम से भी साहित्यिक सम्मान क्यों होना चाहिए? उनका कोई राजनीति शास्त्र में सम्मान करिए। तो ये जो अराजकता है साहित्य में, ये समाप्त होनी चाहिए। तो ये कैसे होगा? ये इसके लिए भी या तो मेरा प्रस्ताव है, जैसे मैंने कहा कि इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज हों, आईईएस, इंडियन कल्चरल सर्विसेज हों, इसी तरह एक इंडियन लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक सर्विसेज भी होने चाहिए, ILLS। तो उसके अधिकारी वो हों जो भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य के संपूर्ण अध्येता तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय साहित्य तो अनंत विस्तार है। एक जन्म बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते, इतनी भाषाएं हैं लेकिन उसके सार को, उनके जो मुख्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको, उनके प्रमुख ग्रंथों को, उनकी प्रमुख रचनाओं को पढ़े। और विशेषकर भारतीय भाषाओं को, संस्कृत का विशेषज्ञ होना आवश्यक है। संस्कृत के बिना कैसे होगा? भाषा में जो हुआ है, अभी तो क्या हुआ, कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो सनातन धर्म को नष्ट करना था, कांग्रेस के समाजवादी धड़े का। और कांग्रेस के जो बाकी धड़े थे वो राजनीति से बाहर कर दिए गए धीरे धीरे। तो कांग्रेस के समाजवादी धड़े का उद्देश्य था भारत से हिंदू धर्म की समाप्ति और धीरे धीरे यहाँ विदेशी मतवादों की बढ़ोतरी, संवर्धन, संरक्षण। तो उन्होंने क्या किया, भाषा में भी हिंदी को सरल हिंदी बनाने के नाम पर उसमें उर्दू मिला दिया, अरबी फारसी के शब्द मिला दिए और कहा कि ये सरल हिंदी है। उससे क्या हुआ, एक भाषा का दूसरी भाषा से दूरी बढ़ गई। मैंने हिंदी, हमारे मित्र दक्षिण भारत में हमारे साथ गए, तो हैदराबाद में हम लोग थे, तो वो पहले, वो हमारा मित्र था, वो अभी सक्रिय है, फेसबुक में भी है, उसने भाषण दिया। तो वहां के जो श्रोता थे उन्होंने कहा ये तो उर्दू बोल रहे हैं। फिर मैं जब स्वाभाविक हिंदी में बोला, उसमें संस्कृत के शब्द प्रचुर थे, उन्होंने कहा हाँ ये हमारी समझ में आ रहा है, ये हमारी भाषा है। क्योंकि तेलुगु और संस्कृत और हिंदी ऐसी हो जिसमें संस्कृत के समुचित शब्द हों, तो तेलुगु वाले उसे अच्छे से समझ जाते हैं, बांग्ला वाले समझ जाते हैं, तमिल वाले समझ जाते हैं, मलयालम तो भरी पड़ी है संस्कृत के शब्दों से। लेकिन इन्होंने एक तो हर भाषा से संस्कृत के पदों को निकालना शुरू किया, बांग्ला से, मलयालम से, तमिल से, तेलुगु से, कन्नड़ से, और मराठी से तो नहीं निकाल पाए क्योंकि महाराष्ट्र में थोड़ा आत्मगौरव जागृत था। गुजराती से भी बहुत कोशिश की लेकिन निकल नहीं पाया। लेकिन आप संस्कृत मूल को स्मरण करके यदि एक कोई भाषा विकसित करें, भाषा अगर भारत में कोई राष्ट्रभाषा होनी है तो वो ऐसी होनी चाहिए जो संस्कृत निष्ठ हो। और क्योंकि ऐसा बहुत सारी भारत की बोलियों में
ऐसे शब्द हैं जो लगभग समान हैं, तेलुगु में भी मिलेंगे, मलयालम में भी मिलेंगे, उड़िया में भी मिलेंगे, बांग्ला में भी मिलेंगे, कश्मीरी में भी मिलेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं। ऐसे शब्दों की एक सामान्य सूची बनाई जाए और उस जो नई भाषा राष्ट्रभाषा बने उसमें उन शब्दों के प्रयोग की अनिवार्यता रहे। उर्दू बहुल शब्द तो सर्वथा वर्जित होने चाहिए। तो ये सब कब होगा? जब जो इनको बनाने वाले, भाषा नीति बनाने वाले विद्वान हों, वो इस विषय में अवगत हों, संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ हों, भारत की अन्य भाषाओं में कौन से वो शब्द हैं जो संस्कृत मूल के हैं और समान हैं, वो एक राष्ट्रभाषा के सहज अवयव हों। तो इसके लिए ILLS सर्विस का मेरा सुझाव है कि इंडियन सर्विसेज फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर या लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर, ILLS नाम की एक तीसरी सर्विस हो। ये 3 सर्विसेज बनाई जाएं, इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज, इंडियन कल्चरल सर्विसेज और इंडियन सर्विसेज फॉर लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। उसके विशेषज्ञ पहले चरण में नीतियां तय करें। धीरे धीरे जब परिवर्तन हो जाएगा तो अगले चरण में इन विषयों के विद्वान धर्माचार्य लोग संस्कृति नीति का सुझाव देंगे। भाषा के संस्कृत के दिग्गज विद्वान और तमिल और तेलुगु और मलयालम और बांग्ला सबके दिग्गज विद्वान मिलकर भाषा नीति आगे की तय करेंगे, भाषा शिक्षण का स्वरूप तय करेंगे। और साहित्य तो अभी तो 20वीं शताब्दी के मध्य तक यानी 1947 तक तेलुगु में रामकथा को आधार बनाकर ही सबसे अधिक काव्य लिखे गए। अब जो पढ़ाया जाता है, अगर हिंदी के लोग तेलुगु के विषय में पढ़ते भी हैं तो जो कोई कम्युनिस्ट सोशलिस्ट टाइप के लेखक हुए हैं उन्हीं की कथा कहानियां कविताएं पढ़ेंगे। और जो वहां के शीर्ष कवि हैं, तेलुगु में ऐसा कोई भी महाकवि नहीं हुआ है जिसने राम कथा के आधार पर रचनाएं नहीं की। तमिल में भी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बहुत से कवि हुए हैं। तमिल संस्कृति भारतीय संस्कृति दोनों तो अभिन्न है। मलयालम में तो रामायण और राम कथा से प्रेरित साहित्य की भरमार है 20वीं शताब्दी के मध्य तक। बांग्ला में है। भारत की सभी भाषाओं में सबसे मुख्य उपजीव्य काव्य का राम कथा रही है और कृष्ण कथा रही है। रामायण और महाभारत रहे हैं, रामचरित और कृष्णचरित रहे हैं। अब इसकी जैसे कि साहित्य में जो पढ़ाया जाता है उसमें इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। पता नहीं कहाँ के ये, जिसकी सींग पूछ पता नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। आप कम्युनिज्म को समझ ही नहीं सकते जब तक आप क्रिश्चियनिटी को नहीं समझें। ईसाइयत का परिशिष्ट है कम्युनिज्म, ये यूरोप में तो सब लोग जानते हैं। अब आप उसको, ईसाइयत को जाने बिना आप कम्युनिज्म कैसे समझ जाएंगे? उनके सारे शब्द जो हैं वो एक तरह के कूट पद हैं, कोड वर्ड्स हैं। उसका संदर्भ ईसाइयत का इतिहास है, आप उसे नहीं समझेंगे। मार्क्स ने कहा रिलीजन इज ओपियम फॉर द पीपल। अब ये कोड वर्ड है, वहां रिलीजन से अर्थ क्रिश्चियनिटी। वो केवल क्रिश्चियनिटी को रिलीजन मानता था, यानी क्रिश्चियनिटी समाज के लिए, लोगों के लिए अफीम है। यहाँ इन मूर्ख नकलचियों ने कह दिया कि हिंदू धर्म समाज के लिए अफीम है। तो क्या है, जब तक आप ईसाइयत का इतिहास नहीं जानते, यूरोप की पृष्ठभूमि नहीं जानते, आप कम्युनिज्म जान ही नहीं सकते, समाजवाद जान ही नहीं सकते। राष्ट्रवाद भी अगर यूरोपीय ढंग का राष्ट्रवाद है तो आप नहीं जान सकते। अगर श्री अरविंद वाला नेशनलिज्म है, कल्चरल नेशनलिज्म जो श्री अरविंद ने कहा, तो उसमें उन्होंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सनातन धर्म ही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। तो वो तो अलग बात है। सनातन धर्म को यदि हम भारतीय राष्ट्रवाद का आधार मानेंगे तो फिर उस धर्म के अनुरूप समाज की इकाइयों की पहचान होगी, ज्ञान की इकाइयों की पहचान होगी, सांस्कृतिक गतिविधियों की पहचान होगी। उस सारा प्रवाह उसी अनुसार चलेगा। सनातन धर्म का जो व्यापक क्षेत्र है, जो विराट क्षेत्र है, उसकी अलग अलग शाखाओं के रूप में सबको पहचानना होगा, तो वो अलग बात है। तो अब कला रूपों में तो ये हुआ कि कुछ तो अच्छे काम भी हुए हैं, मैं केवल निंदा नहीं कर रहा हूं। जैसे कि ट्राइबल कल्चर के नाम से भारत भर में कम से कम इतना तो किया कि जो हमारी जनजातियों की संस्कृति है, उनके जो नाट्य रूप हैं, उनके जो कला रूप हैं, उनके जो कथा रूप हैं, उनके जो गायन रूप हैं, उनके जो शिल्प हैं, उसको संरक्षण मिला। बहुत अच्छा काम हुआ। मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा काम हुआ है, अन्य जगह भी हुआ है, राजस्थान में, बांग्ला में, उड़ीसा में, दक्षिण भारत में।
आखिर नृत्य और संगीत के पारंपरिक रूपों का संरक्षण भी भारत सरकार के संस्कृति विभागों ने और प्रदेशों के संस्कृति विभागों ने किया है, लेकिन उसे और अधिक केंद्रीय रूप देने की आवश्यकता है। उसमें से जो रूप हटा दिए गए, कलई पट्टू जैसा जो हमारा युद्ध कला से जुड़ा इतना बड़ा नृत्य है, इतनी बड़ी क्रिया है, इतना बड़ा शास्त्र भी है और शस्त्र विद्या भी है। देश भर में ऐसे रूप प्रचलित थे, मल्ल विद्याओं के इतने रूप प्रचलित थे, वो सब भी कला का भी तो अंग आएंगे, कला का ही अंग है भाई। उसमें तो 64 कलाओं में तो कुशलता पूर्वक वार्ता करने को भी एक कला कहा गया है, और बालों को संवारने की शैली को भी एक कला कहा गया है। ये जो 64 कलाएं हैं, आप नए समय में चाहें तो उनका कुछ और 128 रूप दे देंगे या क्या देंगे, लेकिन उनकी पढ़ाई तो होनी चाहिए। उसके स्थान पर ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल आर्ट को तो स्थान दिया गया, उसको तो महत्व दिया गया, जैसे भी दिया गया। कुछ अच्छे काम हुए हैं ट्राइबल कल्चर को संरक्षण देने के नाम पे, लेकिन शेष मुख्य धारा बना दिया गया है कि यूरोप का मॉडर्न आर्ट। वो तो एक मार्जिनल चीज होनी चाहिए थी ना। ये थोड़ी कि आप राजपथ में जो कला का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो मॉडर्न आर्ट का है। मॉडर्न आर्ट से मॉडर्न आर्ट नहीं, वो मॉडर्न यूरोपियन आर्ट है। यूरोपियन आर्ट भारत में इतनी प्रमुखता से क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? ललित कला अकादमी में या कहीं भी मुख्य पढ़ाई भारतीय कलाओं की क्यों नहीं होनी चाहिए? अभी 20वीं शताब्दी के मध्य तक वही सब लिखा जा रहा था, सभी लोग जानते थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भी जब कलाओं पे लिखा तो भारतीय रसशास्त्र और कला शास्त्र का ही उल्लेख किया। अब ये कहाँ से अचानक आप केवल यूरोपीय कला को, यूरोपीय कला अवश्य पढ़नी चाहिए एक शाखा के रूप में, लेकिन कला की मुख्य पढ़ाई तो भारतीय कला रूपों की होनी चाहिए ना, भारतीय सौंदर्य बोध की होनी चाहिए। सौंदर्य के जितने प्रारूप, जितनी परिकल्पनाएं भारत में हैं, वो तो विश्व में कहीं भी ऐसा सौंदर्य शास्त्र नहीं है। अकेले सौंदर्य के 1 करोड़ से अधिक प्रारूप भारत में संग्रहालयों में अभी भी सुरक्षित। उसमें बताया है, हमने तो अभी देखा कपड़ों की ही छाप में, देखिए कितने तरह के रूप हैं, अनंत अनंत। वो सब कला रूप आप क्यों छिपा देंगे, और आप केवल यूरोपीय कला को ही क्यों कला बताएंगे? यूरोप की कला जिसकी सींग पूंछ कोई नहीं जानता, जिसका एक बहुत बड़ा कलाकार कह देता है कि मैंने लोगों को बहुत मूर्ख बनाया, 50 वर्ष तक मूर्ख बनाया, आज ये रहस्य। पिकासो ने क्या कहा? मैं आज घोषणा करता हूं कि मैं अभी तक लोगों को मूर्ख बना रहा था, और वो उसमें वो देख रहे थे जो कुछ था ही नहीं। हम मान लेते हैं कि ये वाक्य उसका चौंकाने वाला होगा, फिर भी काफी अबूझ और जटिल किस्म के जो कला रूप हैं, जिसमें ताको झांको तो पता चलेगा कि यहाँ से ये व्याख्या पर आश्रित कला रूप है। कला रूप पर आश्रित व्याख्या होनी चाहिए। कला रूप प्रत्यक्ष दिखे और फिर उसकी व्याख्याएं की जाए। जैसे कविता है, कविता की अलग अलग व्याख्याएं हैं तो उनका सौंदर्य होता है, लेकिन अगर व्याख्याओं पर आधारित कविता ढूंढ ली जाए, कुछ भी कोई कह दे और फिर कहे कि ये कविता है, वो फलानी व्याख्या के अनुसार ये कविता है, वैसा कुछ होने लगा कि उन्होंने बता दिया कि ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है और फिर उसमें ये अर्थ होता है, जरा सी नाक ऐसे दिख रही है, आंख ऐसे दिख रही है, ये हाथ कटा हुआ ऐसे दिख रहा है, नहीं नहीं इसका ये अर्थ होता है, गेस्टाल्ट है, अमुक रूप है। ये सब क्या मतलब? वो कला है कि वो बुद्धि की कसरत है और आंखों को तकलीफ है? उसमें सौंदर्य कहाँ है? फिर भी कुछ लोग होते हैं, विभत्स रस भी एक रस है, तो उसकी पढ़ाई के लिए आप रख दीजिए एक अलग। लेकिन कला की मुख्य पढ़ाई तो यूरोपीय मॉडर्न आर्ट की नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। कला के शिक्षा के नाम पर, कला की संरक्षण और संवर्धन के नाम पर यूरोपीय कला रूपों का संरक्षण, ये तो भारत की महान कला परंपरा का अनादर है, अपमान है। तो इसे दूर करके भारतीय कला रूपों को, 64 कलाएं जो हमारे यहाँ वर्णित है उनको प्रतिष्ठित किया जाए। कला विभाग हमारे यहाँ मौजूद है, इसके लिए मैं किसी, जैसे मैंने संस्कृति और ज्ञान, भाषा, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में सर्विसेज का प्रस्ताव दिया, ऐसा मैं कलाओं के लिए नहीं देता, क्योंकि कलाओं की पढ़ाई में
तारतम्य है, और विशेषकर हमारा जो शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य है वो तो अपनी परंपरा में अभी भी सुरक्षित है। अभी भी उसके ज्ञानी, उसके निपुण कलाकार भारत में विद्यमान है। तो उनको थोड़ा जो उनका उचित महत्व है, जो उनका केंद्रीय स्थान है भारत की कला जगत में, वो मिलना चाहिए। यूरोपीय कला के जानकारों को, यूरोपीय डांस फॉर्म के भी जानकारों को मार्जिनल जो उनका उचित स्थान है, भारत के विराट संदर्भ में एक छोटी धारा वो भी रहनी चाहिए। यूरोपीय मॉडर्न आर्ट, यूरोपीय मॉडर्न डांस फॉर्म, वो सब भी रहने चाहिए। लेकिन मुख्य रूप तो संसार की सर्वोत्तम शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की परंपराएं भारत में इतने प्रशस्त समय से चली आ रही हैं, और उसके शास्त्र मौजूद हैं। इतने सारे शास्त्र हैं, नाट्य शास्त्र से लेके नृत्य शास्त्र तक, नृत्य शास्त्र तक, और संगीत के अद्भुत शास्त्र विद्यमान हैं। उनके जानकार साधक और सिद्ध पुरुष, सिद्ध गायक विद्यमान हैं। तो उनको केंद्रीय महत्व मिलना चाहिए। और ये जो मिक्सचर चल गया है अब, कि भारतीय शास्त्रीय गायन में भी यूरोपीय क्लासिकल म्यूजिक का जबरदस्ती एक सम्मिश्रण करना, ये तो सर्वथा अनुचित है। इससे तो ना भारतीय शास्त्रीय संगीत की रक्षा होगी, और ना वहाँ का ही पूरा आस्वाद भारतीय कला प्रेमियों को मिलेगा। तो इतना संकरण, इतना मिक्सचर बिल्कुल ठीक नहीं है। शास्त्रीय कलाएं, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य अपनी पूरी शुद्धता में पुनः प्रतिष्ठित होने चाहिए। हमारे पास अभी भी एक से एक कलाकार, गायक, वादक, नर्तक विद्यमान हैं। उनको केंद्रीय महत्व मिलना चाहिए। अन्य जो कला रूप हैं वो हाशिए पर रहें, मार्जिनल में रहें। और क्योंकि वो कला रूप विद्यमान है, प्रवाहित है, परंपरा से गतिशील है, इसलिए उनके लिए अलग से किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, अलग से किसी शासकीय सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसको केंद्रीय महत्व देने की आवश्यकता है। शिक्षा में उसको उचित स्थान देने की आवश्यकता है। अगर इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज में सुयोग्य लोग आ गए तो वो अपने आप कलाओं को भी उनका उचित स्थान दे देंगे। विश्वविद्यालयों में कला की पढ़ाई को केंद्रीय महत्व भारतीय कलाओं की पढ़ाई को मिलेगा, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, इन सबको मिलेगा। और इसके द्वारा वो हो सकेगा जो कि साहित्य, संगीत, कला में होना चाहिए। और शिक्षा और संस्कृति के विषय में मैंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि क्या किया जा सकता है। जाहिर है कि ये मेरा इतने वर्षों का चिंतन है, इतने वर्षों का मनन है, इतने वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पे मेरा प्रस्ताव है। इस विषय के अन्य जानकार भी भारत में होंगे ही, हैं ही, उनके भी सुझाव लिए जाएं। भारत सरकार सबको सुन के फिर अपने आप भारत के कुछ विद्वान नेता और अधिकारी मिलकर सबको सुने, सबको गुने, और उसके आधार पर अगर नीतियां बनाएं, कार्यक्रम बनाएं, तो इससे शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और कलाओं में वे परिवर्तन होंगे जो अपेक्षित हैं। और उससे हमारे राष्ट्र की जो भी प्रतिभा है, जो भी सृजनशीलता है, जो भी ज्ञान और शिल्प की, कला और साहित्य की, भाषा के वैभव की परंपरा है, वो पुनः प्रतिष्ठित होगी। भारत के परम वैभव की प्राप्ति का मार्ग तो यही हो सकता है। इतना ही मुझे कहना है। नमस्कार। भारत के परम वैभव की बात जो है ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, और जब ये परम वैभव हमारे सामने साकार होता हुआ देखेगा तो उससे बेहतर तो कुछ और हो ही नहीं सकता गुरुजी। और ये हम अपने जीवन काल में देखेंगे, और इसीलिए इस अमृत काल की बात कही गई है कि इस अमृत काल में अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि 25वें वर्ष में होगा, ये 10वें वर्ष में भी हो सकता है, ये 5वें वर्ष में भी हो सकता है। लेकिन हमें अपने काम की गति कितनी बढ़ानी होगी और इन बातों को कितना समझना होगा, तो इंस्टाग्राम की और टिकटॉक की रील से बाहर निकल करके और थोड़ा सत्संग करें ऐसे लोगों के साथ में जो इस राष्ट्र यज्ञ के लिए अपना सर्वस्व होम करने पर लगातार, निरंतर, अनथक, अविराम लगे हुए हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि जम्बू टॉक्स जो काम कर रहा है उसमें आप भी अपना सहयोग अवश्य अर्पित करें। जिस भी तरीके से करना चाहें, तन, मन, धन से आप हमारे साथ में जुड़ें। हम आपको निराश नहीं करेंगे, ऐसा हमारा वचन है। आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम गुरुजी, आपको धन्यवाद इस आवश्यक चर्चा में सहभागी होने के लिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम।